कि एक बार जितना 2-3 बार प्रयास कर चुका हूँ, इसके बाद मैं नहीं करूँगा। अगर आप अपनी समस्या से निजात पाते हो तो एक बार मौका दे के देखो। जैसे मान लो आज कोई बड़ा नेता है, उसकी बिल्डिंग खड़ी हो गई, क्यों खड़ी हो गई? नगर पंचायत में जानकारी होगी कि बन गई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशांत है और आपका स्वागत है हमारे चैनल द न्यूज़ तंत्र में। जैसा कि आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगमन बहुत जल्द होने जा रहा है, जिसके चलते सभी प्रत्याशी अपनी तैयारियों में जोरों शोरों से जुट चुके हैं और हमारा चैनल लगातार लगा हुआ है आपको कुछ नए और बेहतर चेहरों से मिलवाने के लिए। जो होड़ मची हुई थी कुछ समय से टिकट्स को लेकर, अब वो समाप्त हो गई है क्योंकि सभी राजनीतिक दल ने अपनी अपनी टिकट्स को क्लियर कर दिया है। इसी बीच कुछ नए और बड़े चेहरे निकलकर सामने आ रहे हैं जो आजकल जनता के बीच एक चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसी संबंध में आज हम पहुँचे हैं बंडा विधानसभा, जहां पर हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक बहुत ही योग्य निर्दलीय प्रत्याशी से। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं जनता के प्रति इनके कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे इनके विधानसभा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति के बारे में। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल द न्यूज़ तंत्र में। सर, वैसे तो आप काफ़ी लोकप्रिय चेहरा हैं अपने विधानसभा क्षेत्र का और आप किसी भी तरीके के परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि एक बार आप अपना परिचय स्वयं दीजिए। सर, मेरा नाम भगवान दास यादव। मैं 13 से चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन 13 में नहीं लड़ पाया था जी। कोई का सहयोग नहीं मिला था, पता नहीं था कि इसमें क्या लगता है, क्या ना कैसा फार्म भरता है जी। मैंने 18 में चुनाव लड़ा था, तब से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा काम करूँ जो जनता के हित में हो। जी। मेरा एक ही लगन है कि मैं कुछ ऐसा काम करूँ जो हमारे यहाँ के गरीब बहन भाइयों और मजदूर हैं जो, और जिनकी समस्या है कि बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है जी। और दूसरी समस्या कि यहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत है और मजदूरों को मतलब आप जो आपका चुनावी मैदान में उतरने का जो कारण है वो है कि आप परेशान हो गए थे, आप शासन प्रशासन के कमियों से परेशान होकर आज चुनावी मैदान में उतरे। हाँ बिल्कुल। सर, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपका चुनावी चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह है माचिस। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि आप शासन प्रशासन की कुछ कमियों से परेशान होकर चुनावी मैदान में उतरे हैं और जैसे कि आप मूल निवासी भी हैं अपने विधानसभा क्षेत्र के, तो आपसे ज़्यादा आपके विधानसभा क्षेत्र को कोई जानता नहीं होगा जी। तो आप मूल रूप से जनसंपर्क भी लगातार कर ही रहे हैं। हाँ, तो इन जनसंपर्क के दौरान और आप व्यक्तिगत रूप से वो कौन कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं जिनका सामना आपको और आपकी विधानसभा क्षेत्र की जनता को रोज़ाना करना पड़ता है? ये सबसे ज़्यादा परेशानी है पानी की जी। दूसरी है बेरोजगारी जी। अगर किसान के पास किसानी हो गई तो मजदूर को काम है जी। अगर किसानी नहीं भई, फसलें ख़राब हो रही 10-12 साल से, तो मजदूर यहाँ के सब हैं जो दिल्ली और पंजाब मतलब पलायन कर रहे। तो हाँ सर, बेरोज़गारी एक बहुत ही अहम मुद्दा है आज की तारीख का, ना सिर्फ आपके विधानसभा क्षेत्र का, ना मध्य प्रदेश का, बल्कि पूरे देश में सबसे बड़ा मुद्दा आज का बना हुआ है बेरोज़गारी। अगर विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको आशीर्वाद देती है और आप विधायक पद पर आ जाते हैं तो बेरोज़गार जैसी एक अहम समस्या का निवारण आप किस प्रकार से करेंगे? नहीं सर, ये तो है कि समस्या तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसका निवारण हम ज़्यादा कम से कम समय लेते हुए करने का प्रयास करेंगे। प्रयास नहीं, पूरा भरपूर प्रयास करेंगे, क्योंकि निर्दलीय वो होता है जो सभी का होता है, चाहे सरकार कांग्रेस की बने चाहे बीजेपी की, इससे कोई मतलब नहीं है। निर्दलीय वो है जो सबको ज़रूरत रहती है और सबसे ज़्यादा क्षेत्र में विकास करता है। सर, देखा जाए तो आपके विधानसभा क्षेत्र में जो शिक्षा का स्तर है वो किस प्रकार का है? कई बार सुनने को मिलता है कि जो सरकारी स्कूल होते हैं उसमें टीचर्स उपलब्ध नहीं होते हैं और ये भी देखा जाता है कि जो सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग्स हैं वो भी काफ़ी जर्जर हालत में हैं और जो ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में जो मिड डे मील योजना होती है, क्या उसका लाभ बच्चों को पूरी तरीके से मिल पा रहा है? नहीं सर, इसका जो भ्रष्टाचार है नहीं, ये भ्रष्टाचार हद से ज़्यादा हो गया। जैसे मान लो यहाँ क्षेत्र के मास्टर जो लोग हैं क्षेत्र में ही पढ़ा रहे, तो वो सबसे ज़्यादा ऐसा आराम कर रहे हैं, उन्हें बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। जो यहाँ के विधायक हैं, प्रतिनिधि होते हैं जो, उनको अगर वो जाएं देखें समझें तो उससे ज़्यादा अपन को लाभ मिल सकता है। अब जैसे मान लो ठेका पे काम, प्रतिनिधि समय समय पे इंस्पेक्शन नहीं करवाते जो स्कूल होते हैं? नहीं,
नहीं करवाते? नहीं कर पाते। वो तो जीतने के बाद दिखते ही नहीं है कि कब आ रहे चुनाव आ गए, उसके 2 महीना पहले दिखते हैं, इसके बाद दिखाई नहीं देते। अच्छा और रही बिल्डिंग की बात, तो बिल्डिंग तो भैया, सर आपने कभी ये गौर किया होगा कि सरकारी सुविधा कोई लेना नहीं चाहता, लेकिन सरकारी नौकरी सबको चाहिए। सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को कलेक्टर नहीं पढ़ाना चाहेगा, लेकिन एक सरकारी नौकरी की कामना ज़रूर करेगा कि मेरे बच्चे को सरकारी नौकरी लग जाए। अब वो तो इसलिए सर कि ये दोगली बात को आप क्या कहोगे? ये तो दोगली बात है ही है, लेकिन इसको ये है कि हम तो ये मानते हैं कि जिसको सरकारी नौकरी मिल गई नहीं जी, उसकी ज़िंदगी आराम से हो गई, क्योंकि काम नहीं करना पड़ता है, नेताओं की चमचाई करते रहो। और सर देखा जाए तो आपके विधानसभा क्षेत्र में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो किस प्रकार संचालित हो रही हैं? क्योंकि कई बार ये सुनने को भी और देखने को मिलता है कि जो सरकारी अस्पताल होते हैं उसमें डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं होते हैं, और अगर डॉक्टर्स उपलब्ध हैं तो वो अपने प्राइवेट क्लिनिक्स पे बैठ के अपने मरीज़ों को देखते हैं, जिसमें वो मोटी रकम चार्ज करते हैं। तो जो जनता को लाभ मिलना चाहिए था सरकारी अस्पताल होने का, वो उन्हें नहीं मिल पाता है। ये बात सही है कि उन्हें जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। जी जैसे अभी प्रधानमंत्री आवास योजना की जो योजना चलाई थी, जी जी, प्रधानमंत्री जी ने, आवास तो योजना और आवास, कुटी। हाँ जी, कुटी वाले, जी। तो इससे क्या है कि जो प्रतिनिधि होते, पार्षद हो गए, कर्मचारी हो गए, इनकी मिली भगत से जो वाकई गरीब है उसको नहीं पहुंच पाती। और जो और तो और सर जिनको आवास अलॉट भी होते हैं उनसे भी घूस मांगी जाती है सरपंचों द्वारा। नहीं तो शौचालय पे भी घूस मांगी जाती है 10-10, 20-20 हज़ार की। और जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर आ चुका है, सर बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अगर एक गरीब आदमी आज अपना काम करवाने के लिए एक सरकारी दफ्तर में जाता है, तब उससे सरकारी अफसरों द्वारा घूस मांगी जाती है। यहाँ तक कि जो 50% की कमीशन पे आजकल ठेके चलते हैं हर कोई, जिसके कारण से जो काम होना चाहिए था हाँ। वो पूरी तरीके से नहीं हो पाता है। नहीं, भ्रष्टाचार तो आपको बताएं, अगर क्या बताएं, भ्रष्टाचार तो हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा कि कहाँ से शुरू करें। भ्रष्टाचार तो आप चाहे बहुत ज़्यादा, अगर तुम मान लो कि कहीं काम करवा रहे, 100 का काम करवा रहे, तो भैया को 20 रुपया चाहिए तभी काम होगा है। और आखिरी में सर भाई ऐसे ही कई सारे भैया मिलते हैं और आखिरी में सिर्फ 20 रुपये का ही काम होता है। 100 रुपये के काम के बदले 20 रुपये का काम होता है। बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार, बहुत ज़्यादा है। आंगनबाड़ी में देख लो, आप स्कूल में देख लो, जो खाना बन रहा है उनको देख लो, पंजीरी बाज़ार में बिक रही है। आपको तो आप इस समस्या पे भी ध्यान देंगे अगर आप विधायक बनते हैं तो? नहीं, विधायक बनते हैं और जनता चाहती है कि कोई ऐसा आदमी हो जो हमारी समस्या समझे, और हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम मजदूर हैं, मजदूरी करके चुनाव लड़ रहे। तो किसके प्रति कि गरीब आदमी को जो उसका हक है उसको दिला सकें, और क्षेत्र में बांध, पानी की और पलायन की, ये 2 समस्या मेन है। और यहाँ पे एक और है कि 1-2 रुपये चलते नहीं हैं, तो अगर एक की चीज़ चाहिए तो 10 का खर्च करो, नहीं चाहिए तो भैया बस चीज़ ही मत लो अगर उसकी। तो ये बहुत बड़ी समस्या। सर एक महत्वपूर्ण समस्या और जो अक्सर देखने को मिलती है लेकिन चर्चाओं में कम रहती है, कि रोडों पर अन्य जानवर यूं ही घूमते रहते हैं, जिसके कारण कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, जिसमें ना सिर्फ मनुष्य जान को क्षति पहुंचती है, साथ ही साथ जो गोवंश है उनकी जान को भी क्षति पहुंचती है। किसानों को भी इससे काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। सर गौशालाओं का निर्माण तो हो चुका है, लेकिन आज वो अच्छे से संचालित क्यों नहीं हो रही, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। जो उसके संचालक हैं वो उनके चारा खा रहे, तो भैया चारे में क्या करें? आपका तो कहने का मतलब है कि जो गौशालाएं हैं वो भी भ्रष्टाचार की भेंट लग गई है? सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। जो आप जैसे मान लो आप हमसे बात कर रहे हैं, तो हमसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। क्या है कि जो आम आदमी को पता चलता है, जैसे मान लो आज चुनाव का जो माहौल आम आदमी बता सकता वो कोई नहीं बता सकता। उसे सबके सुनने में मिलती है कि किसका चल रहा है, किसका है। तो आम आदमी हर बात बता सकता है कि गौ चारा कौन खा रहा है, कहाँ। अरे इससे अच्छी तो पहले कहानी बहुत थी यार, जो पेड़ दई तो कम से कम, आज तो उसके लाखों रुपया खा के और अपना काम चला रहे। तो अब तो नेता और भ्रष्टाचार, राजनीति इतनी बेकार हो गई है कि इसको जो मिले खाओ खाओ खाओ। सर जैसे कि आपसे कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं के बारे में हमने चर्चा करी, पर कुछ अन्य समस्याएं भी हैं, मूलभूत समस्याएं जो छूट गई होंगी, जैसे कि रोड्स की हालत भी काफ़ी ख़राब है,
और पानी की सुविधा नहीं होती, बिजली भी समय समय पे नहीं मिलती है। जो 10 घंटे बिजली मिलनी चाहिए थी उसमें से 7 घंटे ही मिलती है, वो भी कट कट के मिलती है किसानों को। जो सिंचाई के लिए 10 घंटे की बिजली का ऐलान हुआ था वो भी उन्हें अच्छे तरीके से नहीं मिल पा रहा है। तो जो ये समस्याएं हैं, तो क्या जो वर्तमान के विधायक हैं उन्हें ये समस्याएं नज़र नहीं आ रही थी? उन्होंने इसके ऊपर कोई कदम उठाया या उनने कोई प्रयास नहीं किया? क्या लगता है आपको? हमें ये लगता है उनका क्षेत्र के प्रति कोई लगाव नहीं है जी। अगर उन्हें लगा होता तो वो 5 साल कर गए वर्तमान विधायक जो अपने कांग्रेस के हैं तरवर भैया, जी। इन्हें ये बहुत अच्छे मानते थे। क्षेत्र ने चाहता था कि किसान का बेटा है, किसान की समस्या सुने, मजदूरी ये जानता है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि जो आदमी खुश रह सके। लेकिन हमें नहीं लगता कि ये जो पार्टी के हैं इनको सब एक ही है कि पार्टी से टिकट लाओ, पैसे मिटाओ, चुनाव जीतो, आगे बढ़ो। लेकिन हम ये कहते हैं कि अब जनता ने मन बना लिया है कि उसको चुनेंगे जो उसको काम करके देगा। तो हम तो यही चाहते हैं कि एक बार, इतना 2-3 बार प्रयास कर चुका हूँ, इसके बाद मैं नहीं करूँगा। अगर आप अपनी समस्या से निजात पाते हो तो एक बार मौका दे के देखो। सर, आपके आने वाले चुनाव में कौन कौन से मुख्य मुद्दे होने वाले हैं जिस पर आप विकास के कार्य कराना चाहते हैं? सबसे पहला तो है क्षेत्र में पानी का। जी। पानी का बहुत समस्या है, क्या है, आदमी बहुत परेशान है। और दूसरा है पलायन रोकना है किसी भी तरह। अगर मान लो किसान के पास किसानी नहीं हो रही है, यानी कि बेरोजगारी है, तो इसके मिटाने के बस इसके में क्या है कि कोई ऐसे कारखाने खुल जाएं कि भैया यहाँ का आदमी काम ना करे तो उसकी चाय पानी की दुकान हो जाए तो कम से कम उसका घर तो चलेगा। तो ये सबसे बहुत बड़ी समस्या है पानी। सर, अतिक्रमण की बात इस समय मुझे याद आई कि अतिक्रमण जो हो जाते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि जो रोडों पे बड़े बड़े नेता लोग अतिक्रमण कर लेते हैं, कई बार कई लोगों की जगहों पे अतिक्रमण कर लेते हैं, तब सरकार या शासन प्रशासन उस पर ध्यान नहीं देती। लेकिन अगर एक आदमी, गरीब आदमी, वहाँ पे अपने दिए रख के बेचने लगे, एक अपना ठेला खोल लें, तो पुलिस वाले उसे भगाने के लिए ज़रूर आ जाएंगे। ये भी समस्या है नेतागिरी की। सब जो जितने भी मान लो सर, पहले तो सरकार मतलब लोगों को रोज़गार नहीं दे पा रही है, और अगर कोई व्यक्ति अपना आपसे रोज़गार का उत्पन्न करने की कोशिश करता है तो उसे भी सरकार नहीं करने दे रही है। तो सर, जो विधानसभा क्षेत्र के जनता है वो करे क्या? तो यही तो है कि जो मान लो जैसे जो विधायक, पहले आप हमारी बात सुनो। ये संविधान जब लिखा गया था तो विधायक इसलिए होता कि पूरी 2-2.5 लाख जनता तो विधानसभा जाएगी नहीं कि हमारी क्या समस्या है क्या नहीं। तो जनता इसीलिए चुनती है कि जो हमारी समस्या है, चाहे कोई भी हो, तो एक आदमी चुन के विधानसभा भेज दिया कि भैया ये हमारी समस्या आप हल करो। जैसे सरपंच मान लो, तो सरपंच ने जो बात कर दी वो पूरे पंचायत ने बात कर दी। तो अब ये वही है कि जो आदमी अपना बेरोजगार चला रहा है वो तो घंटा 2 घंटा बैठेगा, दिन बैठेगा, भैया 200-500 कमाएगा, घर जाएगा। और बड़े लोगों पे इसलिए कार्रवाई नहीं होती कि वहाँ रिमोट कंट्रोल चल रहा है। जैसे मान लो आज कोई बड़ा नेता है, उसकी बिल्डिंग खड़ी हो गई, क्यों खड़ी हो गई? नगर पंचायत में जानकारी होगी कि बन रही, लेकिन सब मिली भगत से हो रहा है। अब गरीब के पास तो कोई पैसा है नहीं। मतलब जो गलत काम हो रहे हैं, भ्रष्टाचारी हो रही है, उसमें शासन प्रशासन भी सम्मिलित है। ये पूरी प्रशासन बिना कर्मचारी की तो पत्ता नहीं हिलता है। बिल्कुल सर। हैं? अगर मान लो यहाँ कुछ हो रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता है कि नगर पालिका को कोई कर्मचारी को पता ना हो कि क्या क्या रहा है। अरे भैया, वो सब उन्हें सबसे ज़्यादा अगर कर्मचारी सुधर जाए तो विधायक और सरपंच कुछ नहीं कर सकते। उन्हें तो ये डर है कि भैया हम अगली बार हार ना जाए। जो कर्मचारी है, जो आप नौकरी चाहते हो कि चलो हमें कोई भी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, तो इस हिसाब से आप अगर काम करो जनता के हित में तो आपकी तो परमानेंट है, कोई दिक्कत ही नहीं। नेतन को तो ये डर है कि भैया हम गए, अगर किसी की बड़े की बुराई ना कर दें, नहीं तो ये हमारी 10,000 वोट काट देगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये गांव में कोई उन्हीं, चलो इनका अच्छा जलवा है, ये हमारी ये गांव वाले इनकी बात मानते, तो बात कोई किसी की नहीं मानता है। वो तो एक डर है और भय है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। और सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने विधानसभा क्षेत्र बंडा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे समस्त बंडा विधानसभा क्षेत्र की जनता से? समस्त विधानसभा क्षेत्र की जनता से एक ही अपील करना है कि आप अगर
विकास चाहते हो, रोजगार चाहते हो, अपनी आने वाली पीढ़ी खुशहाल चाहते हो, तो इस बार पार्टियों को सबक सिखाओ कि ये पार्टी ये दल मिला तो दूसरा दल बदल लिया, उन्हें क्या है, मलाई खाना है। अगर उन्हें सेवा करनी होती तो निर्दलीय उतरती। जी। तो उन्हें सेवा से मतलब नहीं, उन्हें मेवा से मतलब है। उन्हें चलो भैया इस पार्टी की इतनी वोट है, इतनी हम मेहनत कर लेंगे, विधायक बन जाएंगे, लाखों करोड़ों रुपया मिटा रहे। अब बताइए कोई जैसे मान लो करोड़ों मिटाएगा तो कमाएगा भी थी। सबसे पहले तो उसका काम यही होगा कि जो पैसा लगाया है वो वापस ले। वो वापस अगली बार को और उससे दूना रखना है। हाँ। अब बताओ आप विकास कहाँ से होगा? बिल्कुल। हैं? और जैसे मान लो हमें हमारा कोई ना किसी को सहारा है ना, मान लो कोई ऐसी अपने पास प्रॉपर्टी है कि अपन चुनाव, अपना तो एक ही मुद्दा है कि एक बार मौका मिला तो हम वो काम करेंगे, यहाँ की जनता कभी किसी बात से दुखी नहीं होगी। और मैं ईश्वर को साक्षी मान के चुनाव लड़ा था, नहीं तो मैं इतना आत्मविश्वास से जी। कि जो सच्चे होते हैं उसकी सत्य की विजय निश्चय होती है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को अपना कीमती समय देने के लिए। अच्छा, धन्यवाद।